हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका हजलाज आईएएस के यूट्यूब चैनल में। एंड स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी, और जो स्ट्रैटेजी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करवा देगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे साल की मेहनत एक तरफ और अंतिम 30-35 दिनों की मेहनत एक तरफ होती है, क्योंकि ये अंतिम 30-35 दिन, ये लास्ट 30-35 डेज कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल होते हैं आपका सिलेक्शन करवाने में। और इन लास्ट 30-35 डेज में अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं है, अगर आपका अप्रोच प्रॉपर नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं शायद हो सकता है आप यूपीएससी की रेस से बाहर हो जाएं। तो अब बात करें अगर कि आखिर हम यूपीएससी की रेस में कैसे और डे बाय डे आगे हों, और कैसे हम अपने आप को डे बाय डे इंप्रोवाइज करें, क्या स्ट्रैटेजी यूज करें, कितनी देर पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, किस तरीके से मॉक सॉल्व करें, अगर मॉक में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है तो उसको कैसे मेंटेन करें, अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करें, क्या फोकस करें, क्या छोड़ें, इन सब विषयों पर और इन सब विषयों की एक विस्तृत चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो अभी आप फेस कर रहे होंगे वो मुख्य रूप से दो ही होगी। कौन सी दो प्रॉब्लम्स, जरा उनको एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं वर्तमान में एट प्रेजेंट आपकी प्रॉब्लम्स की बात करूं तो मेजरली अभी आपके पास दो ही प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आप फेस कर रहे होंगे वो ये होगी कि या तो आपके पास बहुत सारा पोर्शन कवर करने के लिए बचा होगा, है ना, देयर वॉज टू मच पोर्शन टू कवर। एंड द सेकेंड थिंग कि आप टेस्ट स्कोर आपका ज्यादा अच्छा नहीं होगा, यानी कि हो सकता है आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो मॉक टेस्टों में आपका जो स्कोर हो वो अच्छा ना हो। तो टू मच टू कवर एंड टेस्ट स्कोर इज नॉट गुड, ये वर्तमान में कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, और यही दो प्रॉब्लम्स आपको सबसे ज्यादा चिंतित करती होंगी, और कहीं ना कहीं यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एट प्रेजेंट डिमोटिवेट भी करती होंगी। तो सबसे पहले इन्हीं प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही इन अंतिम 30 दिनों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है। ये रणनीति अगर आपने नहीं अपनाई तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा में अपने आप को बहुत दूर फील करेंगे। तो इन दो प्रॉब्लम्स पे अपनी पकड़ करना, इन दो प्रॉब्लम्स की समस्या का हल ढूंढना ही वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपनी इन दो प्रॉब्लम्स को आपको कवर करना है। ठीक, तो जो आपकी पहली प्रॉब्लम है दैट इज टू मच टू कवर। देखिए, ये परीक्षाओं की जो प्रकृति है वो इतनी ज्यादा अनसर्टेन है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आपको हमेशा यही लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कम पढ़ा है, या अभी भी मुझे बहुत कुछ पढ़ना बचा है। ठीक, तो ऑलवेज देयर इज टू मच टू कवर। तो बेटा याद आपको हमेशा ये रखना है, आप ये मान के चलिए कि इन विषयों में आपने जितना पढ़ा है ना वो बहुत इनफ है। और ये जो लास्ट के 30 डेज है ना, इन लास्ट 30 डेज में आपको किस पोर्शंस को ज्यादा फोकस करना है, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्योंकि टू मच टू कवर है ना, इसको हमें मिनिमाइज करना है एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी से, जिसे हम बोलते हैं 80-20 रूल। यानी कि बेटा आपके जो 80% मार्क्स हैं, है ना, 80% मार्क्स वो आपके 20% पोर्शन से या 20% टॉपिक से आते हैं। यानी आपका 80% मार्क्स आप सिर्फ 20% पोर्शन से गैदर कर सकते हैं। अब ये 20% पोर्शन हर विषय में है, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, साइंस टेक की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, ये 20% पोर्शन आपको हर विषय में मिलेगा। तो अब बस आपको इन 20% पोर्शंस को पहचानना है, और इन्हीं 20% पोर्शंस को क्या करना है, इन्हीं 20% पोर्शंस पे अपना मेजर फोकस देना है, बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है। देखो, अगर अब मैं कहूं कि बेटा एक महीने में पूरी पॉलिटी पढ़ो, पूरी इकोनॉमी पढ़ो, पूरी हिस्ट्री पढ़ो, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि समय कम है और पोर्शन बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना हम सिर्फ उन टॉपिक्स को फोकस करें जहां से हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न ज्यादा आते हैं, या जहां से परीक्षा में हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चंस करता ही रहा है, या यूपीएससी जिन टॉपिक्स को हमेशा लाइमलाइट में रखती है, क्यों ना हम उन टॉपिक्स पे बात करें, उन्हीं टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। पूरी पॉलिटी पढ़ने की जगह अगर हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स वगैरह हो गए, मनी बिल वगैरह हो गए, इन टॉपिक्स को फोकस करें जिनसे यूपीएससी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में ये सिर्फ पॉलिटी में है, आप इकोनॉमी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, साइंस टेक देखेंगे, एनवायरमेंट देखेंगे, हर विषय से आपको वो 20% पोर्शन जरूर मिलेगा जहां से आप 80% मार्क्स अपने गैदर कर सकती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हर विषय के वो 20% पोर्शन बताऊं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि बेटा आपको कौन से सब्जेक्ट का वो 20% पोर्शन चाहिए जहां से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80% मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन पोर्शंस पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बट आप मुझे बताइए कि क्या आपको पॉलिटी का चाहिए, इकोनॉमी का चाहिए, एनवायरमेंट का चाहिए, या यू वांट the 20% portion that will cover your 80% marks for all the subjects, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। मैं डेफिनेटली आपको उन टॉपिक्स पे भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। किंतु अगर मैं अभी रणनीति की बात करूं, स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो जो टू मच टू कवर है ना, कि अरे 30 दिन बचे हैं, बहुत सारा पढ़ना है, नहीं पढ़ना बहुत सारा। हाँ पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, एनवायरमेंट भी पढ़ना है, बट इस 80-20 रूल से, यानी कि अब सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं या जो हॉट टॉपिक्स कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये तो आपकी पहली चीज हो गई कि टू मच टू कवर को कैसे कम किया जाए। तो जब आप टू मच टू कवर को कम करेंगे तो आप में ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि भाई मेरा पोर्शन कंप्लीट होता चला जा रहा है। अब जो आपकी दूसरी समस्या थी, वो दूसरी समस्या आपकी क्या थी? वो दूसरी समस्या थी कि यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन टेस्ट, या मॉक जो आप सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें आपका जो टेस्ट स्कोर है, वो टेस्ट स्कोर आपका अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, टेस्ट स्कोर ही अच्छा नहीं है ना, एग्जाम स्कोर तो हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक। तो अब ये टेस्ट स्कोर को कैसे अच्छा किया जाए, या किस तरीके से इस टेस्ट स्कोर को बढ़ाया जाए। तो बेटा एक चीज आप मान के चलिए कि अगर आप कोई भी टेस्ट सॉल्व करते हैं या आप कोई भी टेस्ट को इवैल्यूएट करें, तो आपको मुख्य रूप से कैसे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो भी टेस्ट होगा उसमें आपको कुछ हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिले, और हो सकता है उस टेस्ट में कुछ आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिले। देख, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यानी कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। और फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ फैक्ट रिलेटेड हो। मान लीजिए आपको 4-5 नदियों का नाम दे दिया जाए और उनको आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए, या उनको उनकी लंबाई के अनुसार अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस वो हैं जो एकदम फैक्ट बेसिस हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके टॉपिक के या आपके सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। तो आप कोई भी टेस्ट अगर दे रहे होंगे तो आपको मुख्य रूप से यही दो प्रकार के प्रश्न मिल रहे होंगे, कुछ कंसेप्चुअल और कुछ फैक्चुअल। तो अभी आपकी क्या रणनीति हो अपना टेस्ट स्कोर बढ़ाने के लिए? तो बेटा आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है कि आपको आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में जो मिस्टेक करने की प्रवृत्ति है, या यूं कहूं कि जो आपकी एक्यूरेसी है, या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को जो सही करने की आपका नेचर है, वो आपका होना चाहिए लगभग 90 to 95% एक्यूरेसी, है ना। यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपकी 90 to 95% एक्यूरेसी हो, कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे मुख्य रूप से गलत ना हो, इस चीज को आपको फोकस करना है। और कंसेप्ट्स भी कौन से? वही 80-20 रूल वाले, है ना। 20% पोर्शंस के कंसेप्ट्स में आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड हो, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो आपसे आमतौर पर गलत ना हो।
अब बात करें अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस की, तो बेटा फैक्चुअल क्वेश्चंस में आपकी स्ट्रैटेजी या आपकी एक्यूरेसी अगर 55 to 60% भी है, अगर आप 55 to 60% भी फैक्चुअल क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं, तो बेटा आप टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। देखो ये बात बहुत ट्रू है कि अगर 100 नंबर का टेस्ट है, अगर 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन 100 में से 100 आप सही नहीं करेंगे। चाहे आप कोई भी टेस्ट दें, आप 100 में से 100 क्वेश्चंस कभी सही नहीं करेंगे। लेकिन आपको यह इवैल्यूएट करना है कि जब आप टेस्ट दे दें तो उसके पश्चात आप खुद ये अपने आप को इवैल्यूएट करें, खुद ऑब्जर्व करें कि आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कितने सही किए और आपने फैक्चुअल क्वेश्चंस कितने सही किए। अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा सही कर रहे हैं तो बेटा ये गारंटी है कि आप एग्जाम के बहुत नियर हैं, आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। और अभी आपको अगर आपका टेस्ट स्कोर बढ़ाना है जिसके थ्रू आप में कॉन्फिडेंस आए और आप फाइनल प्रीलिम्स में भी अच्छा परफॉर्म करें, तो आपको अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है। फैक्चुअल गलत ना करें, हो रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करें कि यहां पे आपको आपकी 90 to 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जबकि फैक्चुअल क्वेश्चंस में आप 55 to 60% भी एक्यूरेसी रखते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। अब बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार ये तो होते तो पेपर में दो ही प्रकार के प्रश्न मुख्य रूप से कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल, इसके अलावा भी आप कई बार सिली मिस्टेक्स भी टेस्ट में कर रहे होंगे। क्योंकि हो सकता है आप मोबाइल से पीडीएफ देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो, अपने टैबलेट से देख रहे हो, तो कई बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ, कोई आवाज इधर उधर किसी की आई तो हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और हम कई बार सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं, है ना। मतलब हमें मार्क करना था बी आंसर, हमने गलती से सी मार्क कर दिया। तो आपको ये सिली मिस्टेक्स भी अब अपनी रिड्यूस करनी है, यानी कि कोशिश करें कि जब आप टेस्ट सॉल्व करें तो सेम उसी स्ट्रैटेजी से सॉल्व करें या यही मान के सॉल्व करें कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। यानी कि इन अंतिम 30 दिनों में आप जो भी मॉक सॉल्व करें उसको यही मान के सॉल्व करें कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है। तो जब आप अपनी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करेंगे ना, जो कई बार लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण हो जाती है या किसी भी छोटे मोटे रीजन से हो जाती है, तो भी आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे क्या स्कोर बेटर करते जाएंगे अपने मॉक का। और जब मॉक का स्कोर बेटर आएगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या फायदा मिलेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा कि भाई मैं अपने प्रीलिम्स के लिए पूर्ण रूप से अब प्रिपेयर्ड हूं। तो क्या देखना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है और सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना है। फैक्चुअल्स में मिस्टेक हो भी जाती है थोड़ी बहुत, नॉट अ बिग डील, मैनेज हो जाएगा। कंसेप्चुअल और सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करें, क्योंकि बेटा जो सबसे ज्यादा आपका टेस्ट स्कोर डाउन करता है वो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स एंड सिली मिस्टेक्स ही हैं। तो आपको वर्तमान में इन्हीं दो को कम करने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। टेस्ट डेली सॉल्व करना है। जो अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी कि आपको डेली मॉक सॉल्व करना है। डेली मॉक सॉल्व करना है। कब तक ये डेली मॉक आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये डेली मॉक सॉल्व करना है टिल 16th 17th मई, लगभग 16-17 मई तक आपको रोज मॉक लगाना है। और इसी स्ट्रैटेजी से लगाना है या यही मान के लगाना है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं। बेटा जब हम टेस्ट देते हैं ना, तो हमारे माइंड की एक्सरसाइज होती है। एक बार प्रीलिम्स देने बैठोगे, एक बार टेस्ट दो, एक डायरेक्ट एग्जाम हॉल में दोगे, तो वो आपका पहला मॉक होगा। रोज मॉक प्रैक्टिस करोगे ना, इस मायने से कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना प्रीलिम्स ही दे रहे हो। तो जब आप फाइनली 25 मई को पेपर देने बैठोगे ना, तो आप उसको भी बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि आपने अभी कंटिन्यूअसली 15, 20 या 25 दिन कंटिन्यूअसली मॉक दी है। तो अब आपको मॉक डेली देना है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप मॉक भी 9:30 से 11:30 के बीच में दें, है ना, जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स का मेनली टाइमिंग होता है 9:30 to 11:30। तो आप अपना यूपीएससी प्रीलिम्स का जो मॉक दें वो भी
आगामी 15-20 दिन यानी 16-17 मई तक लगभग उसी टाइमिंग पे दें जिस टाइमिंग पे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का GS1 पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि क्या हो, आपका जो माइंड है वो उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाए कि भाई मेरे को 9:30 to 11:30 इसी स्ट्रैटेजी से, इसी स्पीड से वर्क करना है, इसी एक्यूरेसी से वर्क करना है। तो अगर आप उसी सेम टाइमिंग पर, जिस टाइमिंग पे आपका प्रीलिम्स का GS1 का एग्जाम है, उसी टाइमिंग पर अगर आप डेली मॉक सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड को बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी, आपके माइंड को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक, तो मॉक आपको 16-17 मई तक सॉल्व करना है, उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आप मॉक में अच्छा स्कोर करते हैं, कम स्कोर करते हैं, तो 25 मई को जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि जब आप 25 मई को एग्जाम हॉल के भीतर बैठे तो आपके मन में या आपके दिमाग में अपने वो लास्ट के 8-10 दिनों के मॉक्स का स्कोर आपके माइंड में चलता रहे। आप एकदम प्लेन हो जाए, आप अपने मॉक के स्कोर्स को भूल जाएं। अच्छा स्कोर है, अच्छी बात है, भूल जाओ। खराब स्कोर है, भूल जाओ। वैसे खराब नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है उससे आपके मॉक में भी स्कोर्स इंक्रीज होंगे, आप ये मान के चलिए। ठीक, तो जब आपका जो भी स्कोर चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, व्हाटएवर, बट अंतिम 8-10 दिन आप कोई भी मॉक सॉल्व ना करें। ठीक, बस आप अपने रिविजन्स को ही इंक्रीज करें, अपनी स्टडी आवर्स को ही इंक्रीज करें। क्यों? ताकि जब आप 25 मई को प्रीलिम्स देने बैठें तो आपके माइंड में आपके मॉक के स्कोर्स ना चल रहे हो और आप बहुत प्लेन माइंडेड, बहुत फ्री माइंडेड ही अपने प्रीलिम्स को सॉल्व करें। तो डेली मॉक हमें सॉल्व करना है कब तक? 16-17 मई तक। अगली स्ट्रैटेजी की बात करी जाए बेटा, तो अब आपको अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना है। ये अंतिम 30-35 दिन है ना, आपको अपने स्टडी आवर्स को क्या करना है? इंक्रीज करना। यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। एटलीस्ट आप मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा आपकी क्षमता अनुसार, मिनिमम 14 to 15 आवर्स। अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल में नहीं है, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग, यू आर जस्ट स्टडिंग, तो आपको मिनिमम 14 to 15 आवर्स अभी वर्तमान में आगामी 30-35 दिन देने हैं फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। क्लियर है? तो अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना है। और एक और बात जो मैं बोलना चाह रहा था कि टेस्ट आप ओएमआर पर ही सॉल्व करें, है ना। सॉल्व मॉक टेस्ट इन ओएमआर। ठीक है, आप अपने मॉक टेस्ट को किस में सॉल्व करें? ओएमआर में ही सॉल्व करें। देखो, युद्ध लड़ने, अगर तलवार से लड़ना है तो धनुष बाण से उस युद्ध की प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि आपको प्रीलिम्स किस में देना है? 25 मई को ओएमआर शीट में। तो ऑनलाइन मार्किंग से बेटर है कि अभी तक अगर आप ओएमआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपने ओएमआर में अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो मेरा यह आपसे निवेदन है कि अब जो आप मॉक सॉल्व करें वो आप प्लीज अपनी ओएमआर शीट में सॉल्व करें, क्योंकि 25 मई को आपको प्रीलिम्स का एग्जाम ओएमआर में ही सॉल्व करना है। तो ओएमआर में टेस्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस, ओएमआर में मार्किंग की प्रैक्टिस आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप जो भी मॉक सॉल्व करें वो आप डेफिनेटली अब ओएमआर पे ही सॉल्व करें। ठीक, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो बच्चा, और इसके साथ आगामी 30 दिन जो आप मॉक दें, 30 दिन आप पूरे तो मॉक नहीं देंगे, 20 दिन ही देंगे, क्योंकि लास्ट 8 to 10 डेज आपको मॉक नहीं देना है। तो आप जो मॉक भी दें वो आप किस में दें? अब आप एफएलटीज को सॉल्व करें, है ना, यानी कि मॉक टेस्ट में भी आप एफएलटीज को फोकस करें, फुल लेंथ टेस्ट को फोकस करें, ताकि क्या हो, आप हर सेक्शन को इक्वली इवैल्यूएट कर पाए, वेदर वो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, साइंस टेक का है, एनवायरमेंट का है, कि आप किस सेक्शन पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस सेक्शन पे लैग कर रहे हैं। तो अब आप मेजर फोकस किस पे करेंगे? एफएलटीज को सॉल्व करने पे अब आप अपना मेजर फोकस करेंगे। इसके साथ ही अब आप अच्छा और घर का हल्का खाना खाएंगे। 1 महीने तक आप कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे, ठीक, क्योंकि 25 मई तक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहना आपकी सबसे अच्छी जिम्मेदारी है ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस 1 महीने आप
कुछ भी ऐसा बाहर का ना खाएं कि किसी कारणवश आप बीमार पड़ें, क्योंकि ये अंतिम 30 दिन हर एक दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी कारणवश आप खुदा ना खास्ता बीमार पड़ गए या कुछ आपकी तबीयत में अप डाउन हो गया, तो एक दिन भी वेस्ट होना एक बहुत बड़े असेट का लॉस्ट होने के समान है। ठीक, तो इसलिए हल्का खाना खाएं, घर का खाना खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, है ना। स्लीप प्रॉपरली, अपनी नींद पूरी लें, क्योंकि अगर आप 14 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो 14 से 15 घंटे पढ़ना मिनिमम है, ज्यादा मैक्सिमम मे बी यू आर स्टडिंग फॉर 16 आवर्स 17 आवर्स, दैट्स अप टू यू, बट मिनिमम 14 टू 15 आवर्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपनी नींद भी प्रॉपरली लें, स्लीप प्रॉपर करें। ठीक, उसके बाद मेडिटेट, क्योंकि हमारा मन कई सारी अनिश्चितताओं में जाता है, तो एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स डेली मेडिटेट करें, है ना। 10 टू 15 मिनट्स आप क्या करें, एटलीस्ट डेली मेडिटेट करें, ताकि आपका मन शांत रहे, आप एकाग्रता से अपनी स्टडीज को कर सकें। तो मेडिटेट डेली 10 टू 15 मिनट्स एंड नो सोशल मीडिया फॉर 1 मंथ। आगामी 1 महीने तक FB, इंस्टा सबसे अपनी दूरी बना लें, क्योंकि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बेटा जब आप रील, मान लीजिए इंस्टा खोला, रील आई, आपने देखा और फिर आप रील स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और इसी तरीके से आपका 1 घंटा 1.5 घंटा आसानी से बर्बाद हो जाता है। तो क्या करना है, आगामी 1 महीने यानी कि लास्ट 30 डेज नो सोशल मीडिया। आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, यू कैन गूगल द थिंग्स, यू कैन गो टू यूट्यूब, बट डोंट वॉच शॉर्ट्स और रील्स एंड इंस्टा, FB तो आप टोटली, व्हाट्सएप भी चाहें तो बंद कर दें। पंचायतें होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, है ना, लोग बेमतलब में आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको टेंशन देंगे, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज, ऑल द डिस्ट्रक्शंस। सो नो सोशल मीडिया फॉर 1 मंथ। क्लियर है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बी कॉन्फिडेंट। देखो, नॉलेज अपनी जगह और कॉन्फिडेंस अपनी जगह, ये आप मान के चलिए कि आपने जितनी मेहनत करी है वो मोर देन इनफ है, और डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। सो डोंट डाउट योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। ये मेरी शुभकामना है और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्लियर है। तो इन कुछ स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करें आगामी 30 दिनों के लिए, और डेफिनेटली इस बार आपका यूपीएससी निकलेगा, डेफिनेटली अब की बार आपका यूपीएससी पार होगा। ठीक, तो सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम और कुछ आपके डाउट्स से रिलेटेड या और कुछ क्यूरीज को डिस्कस करेंगे। इस सेशन को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 देने वाले हैं, ताकि ये 25 मई सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके मित्रों के लिए भी साथ में समान रूप से शुभ हो। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।